2019 में अभिनंदन साहब ने F-16 नहीं गिराया, इंडियंस नहीं मान रहे, 7 साल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि वो उन्होंने नहीं गिराया था। इसी तरह मेरे वालिद साहब जो है ना वो डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है ना मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बने, और हम दोनों भाई जो हैं वो एयरफोर्स में माशाल्लाह फाइटर पायलट, वो छोटा बेबी सर्विंग है। आपने असल में इंडिया की सर्जरी करनी है। अब बस जो भी है, लेकिन एयरफोर्स में अगर आपकी पढ़ाई का जो है ना कि अब वो जो भी मुझे अगर कोई यंगस्टर सुन रहे हैं तो वो कहेंगे कि यार ये किधर लगा रहा है, कि माँ बाप भी कहते हैं यहाँ भी पढ़ना है। तो एक नई चीज़ होती है कि अब आपने याद कर लिया कि अच्छा एक गांव है दुसहरा और एक गांव है निसाता, मर्दान के पास हैं ये दोनों। तो आपसे किसी ने पूछा कि एरिया 1 की बाउंड्रीज क्या, तो आपने फर बता दिया कि जी ये दुसहरा टू निसाता मिसाल के तौर पर। अब आप हवा में गए और हवा में सारे ही दुसहरे निसाते हो गए। मेरे इशूज़ थे, लेकिन पढ़ाई और फ्लाइंग में आई वाज वेरी गुड। तो मेरा सोलो चेक हुआ, वो पास हो गया। सर ने जो है ना वो थोड़ी सी सलवातें हमें सुनाई, उल्लू के कान हो तुम, और क्योंकि वो अब कि मुझे शुरू में सच्ची जो बात है कि लैंडिंग से डर लगता था, ठीक है। तो मेरी लैंडिंग से जो है ना वो कहा कि यू हैव द कंट्रोल्स, और मैं आया इसी तरह और मैंने ना ऐसे करके ना मैंने कहा सर यू हैव द कंट्रोल्स। सर ने कहा ओके आई हैव द कंट्रोल्स, और फिर सर ने लैंड करा दिया। तो क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं। अच्छा दोबारा सर ने कहा ओके, फिर मैंने टेक ऑफ किया, फिर मैं गया घूम के साथ, बाकी सारा कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर मैं आया लैंडिंग पे, और जैसे ही रनवे थोड़ा और करीब आया तो मैं कहा सर यू हैव द कंट्रोल्स। सर ने फिर कंट्रोल्स पकड़े, फिर सर ने लैंड कराया। सर ने कहा ये क्या मजाक चल रहा है। 5वां या 6वां मिशन था, मुझे अब याद नहीं है, ठीक है। और सर ने कहा इस तरह तो भाई फिर मतलब बाकी बहुत अच्छी फ्लाइंग है और लैंडिंग नहीं कर सकता, तो फिर सोलो जाहिर बात है, क्योंकि जो जिसने टेक ऑफ किया है उसे वापस तो फिर आना ही आना। तो लैंडिंग सबसे मुश्किल, या फिर ये कि आप अभिनंदन हो। हाँ अभिनंदन हो, बिल्कुल ठीक है। फिर वापस जाएंगे आप। इसमें सर एक लाइटर चीज़ ऐड कर दूं कि जो जितनी मैनेजमेंट ये बता रहे हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई होगी। नहीं ये खैर यहाँ से भी फोन आ रहा है, यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, इस पे हम हैंड्स अप हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो ये है कि आपकी जो है ना वो इसको हम कहते हैं कि डिवाइडेड अटेंशन ना, कि मल्टीटास्किंग तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब आप टीवी भी देख रहे हैं, साथ साथ मोबाइल पे भी, साथ साथ बेगम की बात भी सुन रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो है ना, उसमें ये वाला जो फैक्टर है ना कि बेगम नाराज़ हो गई कि नहीं आपने मेरी बात बेशक सुनी तो है, लेकिन साथ पहले टीवी बंद क्यों नहीं किया। इसका तो पायलट नॉन पायलट इसका तो जहाज तो बंद नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि एक मुलाकात हो आपसे, और कुछ एयरफोर्स की भी बातें हों, कुछ आपकी हों, कुछ आज के हालात के बारे में बातें हों। क्योंकि सर आजकल आपने भी देखा होगा कि ऐसे यूट्यूब के ऊपर डिफेंस एनालिस्ट आए हुए हैं जिनकी प्रोफाइल नज़र नहीं आती कहीं से, बस व्यूज़ होते हैं। फिर उसमें कुछ अरसे से देखना शुरू किया हमने आपको कि एक ऐसा ओपिनियन जिसमें इन्फॉर्म्ड जजमेंट है, कोई अगर प्रेडिक्शन भी हो रही है तो उसके पीछे भी कोई गैसीमेट्स एस्टिमेट्स हैं। ये एक यूनिक चीज़ थी जिसकी अब ज़रूरत महसूस हो रही है हमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सर जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ वो कुछ उस बारे में है कि ये क्या ख्वाहिश थी आपकी कि बस मैं फ़ाइटर पायलट बनूँ, और फिर उसके लिए कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने ये इज़्ज़त बख्शी, ठीक है। और बाकी हाँ सही कह रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन, लेकिन माशाल्लाह अच्छे भी डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। तो मेरा थोड़ा सा एक एज जिसमें ये होता है कि जनरली क्योंकि मैंने सर्व किया पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो मुझे अभी जो पिछले 1-2 सालों में जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि अटैक्स हुए यहाँ पर, उसकी पॉलिटिक्स तो चले एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो प्रोफेशनल जहाज़ कौन सा आया, उसने कौन सा बॉम्ब मारा, कौन सा एयर टू एयर मिसाइल था, क्या टैक्टिक्स होती हैं, वो बाय वर्चू ऑफ के मैंने 20 साल आई वाज अ फाइटर पायलट, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व किया, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको बेहतर समझ आ जाती हैं क्योंकि आपने उनको प्रैक्टिकली देखा होता है। 2019 में मैं जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ही मैं आई वाज सर्विंग। फिर अभी 2025 में तो मैं रिटायर्ड था, बट मेरे स्टूडेंट्स को लीग्स और सारा जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत पता चलता रहता है कि कोई ऑब्वियसली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तो हम फ़ोन पे नहीं शेयर करेंगे, लेकिन जनरली जो है ना कि अच्छा ये हुआ या नहीं हुआ। जैसे 2019 में अभिनंदन साहब ने F-16 नहीं गिराया, इंडियंस नहीं मान रहे, 7 साल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि वो उन्होंने नहीं गिराया था। इसी तरह इस मार्के में भी पिछला जो था सारा, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा ये एक अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि मेरा वो प्रैक्टिकल एज है, तो हर बंदे की अपनी एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ होती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मेरा एनालिसिस जो है इस लिहाज से बेहतर होता है। वरना बाकी भी आई एम श्योर के लोग जो है वो अपनी ज़्यादा रिसर्च थोड़ी सी भी करें तो आजकल जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है इंटरनेट के दौर में। हाँ अगर आप थोड़ा सा वो सनसनी फैलाना चाहें तो वो उसको हम अभी बात हम नहीं करते। मैं आपके सवाल पे आता हूँ।
मेरा बचपन का शौक़ था जी, और मेरे वालिद साहब जो है ना वो डॉक्टर हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है ना मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बने, और बल्कि मेरी बहन भी खैर डॉक्टर, सारे बच्चे ही डॉक्टर बने। एक फिर जो मेरी बहन थी उसने तो खैर FSC प्री मेडिकल किया नहीं, तो हम बाकी तीनों ने किया, और उनकी ख्वाहिश थी कि तीनों ही डॉक्टर बने। और हम दोनों भाई जो हैं वो एयरफोर्स में माशाल्लाह फाइटर पायलट, वो छोटा बेबी सर्विंग है। आपने असल में इंडिया की सर्जरी करनी है। अब बस जो भी है, लेकिन बहरहाल वालिद साहब खुश नहीं हुए, क्योंकि वो कहते थे अब मेरा क्लिनिक कौन संभालेगा। तो ये तो वैसे ही खैर एक मैंने कहा कि चले एनेक्डोट जो है ना वो सारा, लेकिन ख्वाहिश जो है वो बचपन की थी। और तैयारी एज सच कोई उसमें मैं फ्रैंकली स्पीकिंग के कोई बहुत स्पेशल नहीं। अगर आप नॉर्मली अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि एक थोड़ा सा ना वो फ़ौज से लोगों को ये लगता है कि यार FSC के बाद जो है ना वो बस पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है और आप चले जाएँ। एक्चुअली मतलब जो आर्मी में तो शायद फिर भी चले ये चल जाता हो, क्योंकि वहाँ पे तो आपने भाग दौड़ करनी होती। तो टेक्निकल आर्म्स में तो खैर वहाँ पे भी इंजीनियर्स की कोर है, वो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, आप तो मेरे से बेहतर समझते हैं पूरा। उसके अंदर फिर सिग्नल्स कोर है, वो टेलीकॉम सॉफ्टवेयर वो सारा करते हैं। इन्फेंट्री में थोड़ा सा ये है कि चलें उसमें ज़्यादा फिजिकल है, तो आपको जो है ना वो रगेड होना पड़ता है, तो वहाँ पे शायद चल जाता है। लेकिन नेवी में, एयरफोर्स में अगर आपकी पढ़ाई का जो है ना कि अब वो जो भी, मुझे अगर कोई यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो वो कहेंगे कि यार ये किधर लगा रहा है, कि माँ बाप भी कहते हैं यहाँ भी पढ़ना है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अगर आपकी पढ़ाई की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो फाइटर फ्लाइंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जैसे अब लोगों को लगता है कि हमारी जो लेगेसी है माशाल्लाह MM आलम और सारे के सारे जो वो थे, एक टाइम था कि जब वाकई जैसे अब रेस कार ड्राइवर्स हैं ना, कि आपने गाड़ी की आपकी जो हम इसको स्टिक एंड थ्रॉटल कहते हैं जनरली, उसमें करके जो साइकोमोटर स्किल्स, कि हाँ यार मुझे लगता है कि मेरी साइकोमोटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं जो है ना वो वन व्हीलिंग भी कर लेता हूँ, और वो इस तरह की चीज़ें। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो स्पेशली ये जो IT रेवोल्यूशन, इंटरनेट 4.0, और वो मैं उन बातों से उनको ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा, लेकिन मैं मतलब मुद्दे पे अगर आऊँ कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्निकल हो गई हैं कि जो पायलट है मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, उसमें बाद में हम डिटेल में भी बात अगर वो आप चाहेंगे कि BBR क्या होता है, रेडार क्या होता है, तो अब उसके अंदर जो एवियोनिक्स होती है ना, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और उनकी जो बेसिक रेडार थ्योरी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, कि अच्छा मेरे रेडार की फ्रीक्वेंसी ये है, एनिमी की ये है, मेरा जो मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो 200 किलोमीटर पे जा सकता है, अब वो फिज़िक्स पे ही बेस्ड है ना, कि फिज़िकली उसमें एक थ्रस्ट है उसका, उसकी मोटर है। मेरे जहाज़ का जो इंजन है, इंजन के अंदर जो अगेन इट्स एरो इंजन, पूरी फिज़िक्स, एरोडायनेमिक्स, ठीक है, अगेन फिज़िक्स। तो अगर आपकी जो, जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, और हमने थोड़े से जो डंडी मारी हुई है कि यार हमने तो फ़ौज में जाना है तो ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा आप डिसएडवांटेज में होंगे। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं बता दूं कि कोई स्पेशल कुछ भी नहीं। अगर आप माशाल्लाह यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और उसके अंदर जो है ना एक आई साइट थोड़ा सा वो होता है, मैं कहूँगा इसमें लक का भी होता है, क्योंकि बाकी हर चीज़ में ना माशाल्लाह आप चल जाते हैं कि यार ये बंदा लायक है, फिज़िकली फ़िट है। GDP में ना फ्लाइंग में थोड़ा सा आपका कि 6x6 आई साइट की ज़रूरत होती है, तो वो अगर आपने चलो स्क्रीन टाइम और वो कम करके ख्याल रख लिया, लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता वीक हो गई है तो दैट्स, मैंने कहा वो अल्लाह की तरफ से है। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये एक 50-50 है। उसके अलावा मेरे ख्याल में मैं अगर कंक्लूड करूँ कि इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़, फिज़िक्स का जैसे मैंने बताया कि आपका एक वो मस्ट होता है कि FA करके आप मतलब फाइटर पायलट नहीं बन सकते। आप आर्मी में जा सकते हैं, या आप एयरफोर्स में किसी और ग्राउंड ब्रांचेस में जा सकते हैं। तो FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, या जिसने ICS पे आई थिंक फ़िज़िक्स के साथ, तो लेटेस्ट मुझे नहीं आइडिया, पर वो फ़िज़िक्स आपकी FSC में कंपलसरी है, और वो अच्छी होनी चाहिए। फिज़िकली मैंने बता दिया, और आई साइट के लिए फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कम देखें आज के, हाँ वही यानी कि स्क्रीन का आप अपना ख्याल कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता अगर वीक हो जाए तो चले, फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेशल, सच्ची बात है ना, मैंने किया था। मैं बड़ा नॉर्मल सा कॉमन जैसे सारे होते हैं, लाइक कॉमन टीनेजर्स, और वो हमारे टाइम पे खैर स्क्रीन्स इतनी नहीं होती थी, तो बुक रीडिंग का शौक़ था, ठीक है, और वो बस नॉर्मल किताबें पढ़ते थे। नंबर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लिए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन नॉर्मल भी, मतलब आपके अगर 70 to 80% आ रहे हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसके अलावा कोई बड़ी साइंस है, एनीबॉडी कैन अप्लाई। उसमें फिर आगे ISSB में कुछ और चीज़ें होती हैं, वो मतलब तीनों के लिए ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, ऑडियंस के लिए बता दूं कि उसमें जब आप जाते हैं तो तीनों फोर्सेस में जब आप अप्लाई करते हैं कमीशन के लिए, तो आप उस बोर्ड में जाके 4 दिन, और कराची, कोयटा, कोहाट, गुजरांवाला, ये 4 सेंटर्स हैं, तो उसमें से कोई एक आपको मिलता है, वहाँ पे आप जाके, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, आपका IQ, इंटेलिजेंस, फिर आपकी कमांड स्किल्स।
तो उसमें कुछ और चीज़ें ऐसी हो सकती हैं प्लस माइनस, जो अगेन मैंने कहा कि शायद किसी चीज़ में कि वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है या जो GTO है, जो आपका टास्क ऑफिसर है, ग्रुप टास्क ऑफिसर, तो वो अगर ग्रुप्स में देखे कि यार ये बंदा जो है वो टीम वर्क में ज़्यादा अच्छा नहीं है और ही इज़ आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये ज़रा जो है ना वो सोलो खेलने को पसंद करता है, तो इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी सी ना हाईलाइट हो जाती है। उसको कोई F-35 दे दें। नहीं, वो हो नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। हम गरीब लोग हमारी गरीब कौम जो है, हमने थोड़े से जहाज़ हैं और हमने उनको इकट्ठा एक ग्रुप में उड़ाना है। अगर एक बंदा जो है वो आउटस्टैंडिंग है, टॉप गन की तरह, वो टॉम क्रूज के मैवरिक की तरह, तो वो शायद US एयरफोर्स में तो चला जाए, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स वाले यही कहेंगे कि भाई आप यू शुड बी अ टीम प्लेयर, तो आप अपने साथ वालों को लेके चलें। आपकी इंडिविजुअल जो है ना, आपका जो एप्टीट्यूड है, इवन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पायलट्स थे, लेकिन इस वजह से कि वो बाकियों के साथ मिल के काम नहीं कर सकते थे, तो उनकी ये जो है ना वो थोड़ी सी चीज़, टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये नेगेटिव हुई। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको बस अब कंक्लूड करूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और फिजिकली फिट, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह फाइटर पायलट बन सकते हैं। इसमें और कोई इसके अलावा कोई और ख़ास कोई राज है नहीं इसका। सर इसमें एक सवाल है कि अब एक थोड़ा सा ट्रेंड ये देखा गया है अब एयरफोर्स का, तो अब हम क्योंकि अब जाके एक इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप हो गया है कि जो फ़ौज में लोग होते हैं अक्सर फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो फ़ौज में नहीं जाते। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप चाहते हैं कि आपकी सब चले जाएं उसमें, या इसको मैंने पर्सनली या ये कि ये ट्रेंड भी हमें गलत पता है, ऐसा नहीं है? नहीं, ये असल में ना तो मैंने जो वैसे देखा है ना, मैंने ये देखा है कि जैसे अब हमारे एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान जो हैं, सर ने बताया था कि मैं जो है ना मेरे बेटे ने अप्लाई किया लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो सका। जनरली मैंने वैसे यही देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जाएं, उसमें जो है ना कॉन्ट्रेरी टू जनरल के अच्छा यार आपके अगर फादर जो हैं वो हैं तो वो आपकी तो सिलेक्शन हो ही जानी है। तो पायलट जैसे मैंने कहा ना कि उसके अंदर इट्स लाइक अनफॉरगिविंग प्रोफेशन, कि जहाज़ को नहीं पता कि आप गरीब हैं अमीर हैं, आप किसके बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपने मिस्टेक की तो यू आर गॉन, ठीक है। तो फाइटर पायलट का तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल पूरी उससे तसल्ली से कि अगर आप नहीं है ना मतलब उससे खास लेवल के ऊपर, तो आप फाइटर पायलट नहीं बनेंगे इर्रिस्पेक्टिव कि आपके वालिद साहब कौन थे। तो मैं इसमें जो मेरा अंदाज़ा है कि मैंने खैर अपने बच्चों के लिए तो मेरा जो है ना मेरी वो बेटियों को मैंने खुला वो दिया हुआ है कि अच्छा भाई बेटा आपकी मर्ज़ी है, मेरी वाइफ डॉक्टर है तो आपने डॉक्टर बनना है, आपने पायलट बनना है, आपने टीचर बनना है, तो वो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको मना नहीं किया कि आपने जाना है या नहीं, लेकिन जनरली मुझे यही लगता है कि आपका जो है ना वो रुझान होता है, अप्लाई करते भी हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते, फिर जब वो सिलेक्ट नहीं होते तो फिर डेफिनेटली अगर वो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आप मतलब सीनियर हैं तो वो उसके अंदर जो है ना ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें आप अपने बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी में भेज दें, फ़ॉरेन भी भेज देंगे, उसमें काफ़ी सारी बातें फिर और भी इसमें लोग करते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने जो खुद देखा है ना काफ़ी ज़्यादा कि लोग कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा आए, ठीक है, एयरफोर्स में एटलीस्ट जो है ना इसके अंदर तो है। बाकी जो है वो कि ये जो आपने जैसे रुझान की बात की तो इस पर कोई एग्जैक्ट डाटा तो अब बाकी मेरे पास नहीं है, लेकिन आर्मी के अंदर आई डोंट नो, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। कुछ तो मैंने देखे हैं, जैसे अभी कोयटा के जो ये जनरल सरफराज जो कोर कमांडर थे वो शहीद हुए थे, तो उनका बेटा जो है वो उनके साथ ही वो ADC था और वो लकीली मतलब वो दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठ के एंड टाइम पे जो है ना वो इस तरह का कुछ वो वाक़या सुना कि 2 हेलीकॉप्टर्स थे और वो इकट्ठे बैठने लगे और फिर आई थिंक जो साथ तो दूसरे थे ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने शायद कोई बात करनी थी तो उन्होंने वो कैप्टन जो है वो पिछले हेलीकॉप्टर में बैठ गया और वो इस हेलीकॉप्टर में जनरल साहब जो है वो शहीद हो गए, वरना शायद वो दोनों ही मतलब एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश में चले जाते। तो ये इस तरह है कि आपके काफ़ी सारे जो है ना मैंने देखा है कि जो ऑफिसर्स के बच्चे भी होते हैं। इससे ज़्यादा मैंने कहा जैसे कोई डाटा एग्जैक्ट अगर नहीं है तो मैं इस पर कोई बात कर नहीं सकता। सर लाइफ एट ये जो ट्रेनिंग कोर्स होता है पूरा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें बेसिकली आप सेलेक्ट हो गए, हाँ, अब आपने डिफरेंट एकेडमीज़ जैसे PMA है ना, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस और वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। मतलब मेरे ख्याल में कि हर जगह मतलब एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी में भी, लेकिन मेरे ख्याल है कि जो PMA है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वो फ़िज़िकली जो है ना उनकी सबसे ज़्यादा टफ़ ट्रेनिंग है, जो मेरा अंदाज़ा है। नेवी में और एयरफोर्स में साथ साथ आपकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है, आपकी जो टेक्निकल साइड्स इंजीनियरिंग नेवी वाले वो करते हैं बाद में, और फिर हमने जो फ्लाइंग भी करनी होती है ड्यूरिंग आवर जो ट्रेनिंग है उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो आपने पायलट बनने के लिए मतलब एक
ढेर लगा होता है किताबों का सामने जो है ना, उसमें बेसिकली चेकलिस्ट -1 इस तरह की जहाज़ की जो चीज़ें कि एक एक सिस्टम जो है ना कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये इंजन है, वो आपने पहले सारा पढ़ना होता है। उसके आपने क्विज़ देने होते हैं, इसको हम कहते हैं ATTs, तो एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग टेस्ट। अगर आप ये क्विज़ पास नहीं करते तो आपकी फ़्लाइंग स्टार्ट नहीं होती, आप पहले ही सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा। तो इसके लिए ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि आपने साथ इतनी पढ़ाई भी करनी है, तो फिज़िकल उस लेवल का या वो जो आपकी जो एक्सरसाइजेज जो हैं, जो आपने जाना है, लंबे लंबे रूट मार्च करने हैं, या PMA की जैसे लाइव फायरिंग एक्सरसाइज होती हैं, हमारी उसकी निस्बत थोड़ा जो है ना ये पढ़ाई पे इस पर ज़्यादा होता है। तो एक तो मैंने कहा ये मैं बता दूं कि उसमें हमारी जो एकेडमी का है वो PMA से आई एम श्योर कि फ़िज़िकल कम होगा, पढ़ाई वाला उसमें होगा, ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो है ना एक सेट रूटीन होती है, और हम एक बात करते थे कि यार एकेडमी में ना दिन नहीं गुजरता, दिन का नहीं जो है ना कि पता चलता, सुबह से नहीं दिन नहीं गुजरता। आप कहते हैं यार ये दिन कब ख़त्म होगा, लेकिन जो हफ्ते महीने साल है ना उनका नहीं पता चलता कि आप आज गए, अब वो दिन जो है ना वो बड़ा मुश्किल गुजर रहा है, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग आप कहेंगे यार 6 महीने गुजर गए, वो पता ही नहीं चला। तो वो एक एक दिन जो है ना वो गुजारना मुश्किल और होता है। ओवरऑल जब आप रूटीन में आ जाते हैं ना तो फिर बाकी आपको नहीं पता चलता, बिकॉज वो टफ रूटीन होती है। लेकिन जब आपको आदत हो जाती है तो उसमें फिर डेफिनेटली आपका जो है सुबह उठना, रात को जो है ना वो लेट सोना, कभी फिर पनिशमेंट करना, भागना, इस तरह की चीज़ें सारी, फिर फ्लाइंग, पढ़ाई एटसेट्रा, वो एक सेट पैटर्न बन जाता है। परेड करनी होती है आपने, उसमें मेरे जैसे कुछ फिर जो है वो जो वीक होते हैं फिज़िकली या इस किस्म की चीज़ों में, मैं पढ़ाई में जो है वो या फ्लाइंग में आई वाज गुड, लेकिन बाकी जो वो मैं कोई इतनी ज़्यादा वो गेम्स वगैरह भी नहीं खेलता था। खेलनी चाहिए, खैर मैं मतलब वैसे अपना बता रहा हूँ कि मैं बुक रीडिंग मेरा हॉबी थी, तो मैंने जो है ना बचपन में क्रिकेट खेली। क्रिकेट जो है वो एकेडमी में इतनी नहीं मतलब वो चलती, वहाँ पे जो गेम्स हैं वो ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इस तरह की, तो वो मुझे आती नहीं थी, मैंने कोई इतना सीखने की भी कोशिश नहीं की। तो मेरे जो कोर्समेट्स थे, जो मेरे दोस्त थे साथ, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट, जैसे मैंने कहा ना एक टीम वर्क होता है, एक कॉमरेडशिप, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपकी वो जो एक कॉमरेडशिप डेवलप होती है ना, कि आप इकट्ठे एज अ टीम, एज अ ग्रुप काम कर रहे होते हैं। तो उसमें जो अपना आपका एक इंडिविजुअल का होता भी है ना कि अगर एक बंदे ने थोड़ा सा करना है कि यार मैं अकेला ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो बाय वर्च्यू ऑफ वो जो सिस्टम डिज़ाइंड है ना, वो वैसे ही आप इकट्ठा स्पिरिट डिकोर और कॉमरेडशिप करके और पूरा कोर्स एक इकट्ठा चल रहा होता है। उसमें फिर ये फ़ायदा, जैसे मैंने अपना बताया कि कोई बंदा जो अगर थोड़ा सा लैग कर भी रहा है ना, तो उसके साथ वाले उसको शाबाशी दे के, आपकी क्रॉस कंट्री होती है, आपने मतलब 35 मिनट में तकरीबन वो 8-9 किलोमीटर भागना होता है। उसमें कोई बंदा अगर वीक है तो 2-3 उसको साथ उसके जो है ना वो पकड़ के भी और पकअप करके ले जाते हैं। तो वो इसका ये एडवांटेज होता है मेरा ख्याल है कि जो बंदा जो माशाल्लाह अगर कोई, जैसे मैंने कहा ना, कोई जीनियस या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाता है, तो चलें वो तो कहेगा जी मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हमारे जैसे ज़रा थोड़े से बेचारे जो बस ठीक है, अच्छे एवरेज, अबव एवरेज, और कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में ज़रा थोड़े से जो है ना पीछे हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो साथ वाले लोग हैं ना, वो आपको उस एकेडमी में फिर पुश करके और वो सिस्टम में जो है वो, तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है एकेडमी की। बाकी जो फिज़िकल टफनेस और वो चीज़ें, उस पर तो आई एम श्योर कि वो कुछ जो ये PTV के वो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली और पहले एक सुनहरे दिन और इस तरह के ड्रामे, तो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो सलीम शेख वो कैडेट बना, वो जो एक्टर थे, और उसके अंदर वो जो उनको पनिशमेंट मिली और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैं उस फिज़िकल साइड पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मैंने कहा कि जो मुझे इसमें एक चीज़ लगी ना कि जनरली जो आपको बाहर जो सिविल सोसाइटी है उसमें अगर आपकी किसी से दोस्ती हो गई, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन गया, तो फिर तो ठीक है, वरना कोई कहीं ऐसा नहीं है कि क्लास में या आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में पुश किया जाता है फ्रॉम द टॉप टियर कि नहीं आपने इकट्ठा चलना है। वो एक किस्म की आपकी मर्ज़ी है कि किसी बंदे के साथ आपकी बन गई फ्रीक्वेंसी तो हो गई। एकेडमीज़ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक किस्म का आप समझ लें कि कंपल्शन है कि नहीं भाई आप ठीक है, आप बहुत बड़े तीसमार खान हैं, लेकिन हमने आपको इकट्ठा चलाना है, और जो आपके साथ है जो थोड़ा सा किसी भी चीज़ में वीक है उसको भी साथ लेके जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। साद भाई आपको याद है जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, वो पढ़ते थे कर्नल इशफाक की? बिल्कुल, हमें तो वही पता है ISSB के बारे में। और दूसरी चीज़ सर, फिर ये कि कब पहली फ्लाइंग कब की और वो क्या एक्सपीरियंस था? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं जो है ना वो जो ख्वाब सजा के वहाँ गया एकेडमी में, तो पता चला कि जी जाते ही फ़्लाइंग नहीं होती। पहला जो 1.5 साल है ना, वो सिर्फ पढ़ाई और परेड और पनिशमेंट और वो चीज़ें होती हैं। तो पहली जो 3 टर्म्स हैं, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। मैंने 2004 में मैंने ज्वाइन की थी, तो उस टाइम ये होता था कि 6 टर्म्स होती थी। तो आप जाते थे जूनियर मोस्ट, फिर 2nd, 3rd, 4th, इस तरह करके आपकी फ़्लाइंग स्टार्ट होती थी। आपकी जो 4th टर्म या जो क्वार्टर फाइनल टर्म हम कहते थे,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो है आपकी सिर्फ वो हमारा आप एक कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग है, वो आपको बीएससी की डिग्री भी उसके बाद मिल जाती है। तो उसमें यही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, एरोडायनेमिक्स, एरो इंजन, फिर आपकी जो कुछ फ़िज़िक्स, फिर आपका जो मैथ्स और इस्लामियात पाक स्टडीज़ भी प्रॉपर एक आपका जो बीएससी का सिलेबस होता है। उसके साथ साथ जो आपकी जनरल सर्विस ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, आपकी स्पोर्ट्स और आपकी वो जैसे मैंने कहा परेड करना सिखाना और यूनिफॉर्म पहन के सैल्यूटिंग टेस्ट और वो सारा कुछ। तो एक तो मुझे ये शौक़ लगा कि मैं पहले दिन ही मैं पायलट नहीं बन सका, तो 1.5 साल जो है ना वो मुझे लगा कि अच्छा ये तो हैंड हो गया। तो क्योंकि मुझे शौक़ सिर्फ फ़्लाइंग का था, तो मैं तो फ़्लाइंग के इंतज़ार में वो बैठा रहा। 1.5 साल बाद आपने रिपोर्ट की एक सुपर मुशाक SM के, वो आपका जो आगे प्रोपेलर लगा हुआ है, छोटा सा जहाज़ है बिल्कुल, वो आपका प्राइमरी फ़्लाइंग ट्रेनर होता है। तो आप सबसे पहले आप जाते हैं जैसे फ़्लाइंग ट्रेनिंग में, प्राइमरी फ़्लाइंग ट्रेनिंग PFT में, और वो जो मैंने कहा ना पढ़ाई ATTs होते हैं, सारे सिस्टम्स के लेक्चर्स होते हैं। अब वो आपने उसी रूटीन के साथ साथ कि अब आपने सुबह परेड की, फिर शाम को गेम्स की, अब आप गए, आपका लेक्चर हुआ और कल उसका क्विज़ है। अब क्विज़ के अंदर आपके जो पासिंग मार्क्स हैं 80% नॉर्मली, और जो फिर बाद में आखिर में जो प्रोसीजर्स और इमरजेंसीज उनके 90%, तो वो आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है। तो अगर आपने फॉर एनी रीज़न पढ़ाई अगर आप नहीं कर सके और आपका क्विज़ फेल हो गया और फिर आपने उसके बाद रीटेस्ट हुआ और वो खुदा न खास्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, तो फ्लाइंग तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। अच्छा। उसके अंदर जो मैं कह रहा था ना कि आपकी पढ़ाई का कि टाइम मैनेजमेंट और सारा कि आपने अपना जो है वो सारे का सारा मैनेज करना है। डेली 1-2 लेक्चर होंगे, डिफरेंट सिस्टम्स जैसे मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट जनरल के वो उसकी क्या डायमेंशंस क्या हैं, उसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है, उसके बाद फिर करते करते उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक, फिर उसका जो पूरे का पूरा जो है ना जैसे फ्लाइंग कंट्रोल्स डिफरेंट उसमें होते हैं कि अच्छा आपने स्टिक पायलट ने मूव की है तो पीछे जो कंट्रोल सर्फेसेज हैं वो मूव करती हैं, तो वो कैसे करती हैं। तो वो एक इनिशियल जो जहाज़ जैसे सुपर मुशाक है तो उसके अंदर वो बस रॉड्स और जो पुलीज़ और वो लगी हुई हैं कि प्रॉपर एक ऐसे रस्सी जा रही है और आपने मूव किया तो रस्सी ने खींच दिया। फिर जब आप अगले जहाज़ों पे जाते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक होता है कि आपने मूव किया तो हाइड्रोलिक जो है उसने किया। अब आके एक टर्म फ्लाई बाय वायर इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल फ्लाई बाय वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के F-16 और ये जितने भी हैं कि आपने बस स्टिक मूव की तो प्रैक्टिकली कोई रस्सी नहीं है या कोई मैटर, कोई हाइड्रोलिक, कोई फ्लूइड नहीं है, मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। तो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा और वो कंप्यूटर उसको बताएगा पीछे जो सरफेस है, एलिवेटर है या जो एलरॉन्स विंग्स पे लगे होते हैं कि भाई पायलट ने स्टिक इस तरफ मूव की है इतनी, तो तुमने जो भी सरफेस है ना वो इतने डिग्री ऊपर या नीचे करनी है। बट ये खैर हम आगे जा रहे हैं तो वापस अभी हम PFT में, तो वहाँ पे इनिशियल वही था बस स्टिक एंड पुलिस वाला। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं। फिर प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अंदर वो हमारी जो चेकलिस्ट वो पूरी एक किताब है कि मैंने जब पहले दिन देखी तो मैंने कहा ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है ना कि आप जब जहाज़ की तरफ जा रहे हैं तो आपने ये 8-10 चीज़ें चेक करनी है। जब आप बिफ़ोर स्टार्टअप आपने एक्सटीरियर इंस्पेक्शन की है तो ये 50-60 चीज़ें आपने देखनी हैं, ठीक है। उसके बाद आप जहाज़ में जब बैठ गए हैं तो बिफ़ोर स्टार्टअप चेक्स हैं कॉकपिट के अंदर, ये अगेन 30-40 चीज़ें आपने देखनी है। अभी तक जहाज़ स्टार्ट नहीं हुआ और आपने कोई 100-150 जो है ना वो चीज़ें वो कर ली हैं, तो वो सारा कुछ आपने याद करना होता है। और फिर अगले दिन अगर वो पूछेगा कि ओके जी प्री स्टार्टअप चेक्स, तो वो सारा जो आपने वो याद किया हुआ था वो आपने इनिशियली, बेशक आप रट्टा भी मार लें लेकिन वो जो है ना रट्टे से ज़्यादा उसमें बाद में हम कंफर्टेबल, आप उसको कॉकपिट टाइमिंग्स कहते हैं कि आप उसमें ना एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि अच्छा लेफ़्ट साइड से यहाँ से ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से मैं देखना शुरू करूँगा तो ये यहाँ पे अल्टीमीटर ये होना चाहिए, ASI 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के ऊपर मेरा जो एटीट्यूड वो जो आर्टिफिशियल होराइजन है इसको मैंने केज करके देखना वगैरह वगैरह, एक पूरा वो एक सीक्वेंस बन जाता है। तो बाद में वो चीज़ें बड़ी आसान होती है लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल लगती हैं। तो वो मैंने कहा कि उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करके ना और क्विज़ेज़ आपके पास हो गए। फिर एमरजेंसीज़ का एक सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाज़ का जो जैसे मैंने कहा अनफॉरगिविंग है, उसमें एमरजेंसीज़ आपकी तकरीबन जो हो सकती हैं ना आई थिंक 60-70 के करीब डिफरेंट के। अच्छा आप जहाज़ आपने रोल शुरू किया और टायर फट गया और अब जहाज़ जो है ना वो रनवे से राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है, राइट फट गया लेफ़्ट फट गया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। फिर आपने टेक ऑफ अबॉर्ट करना है कि आप जा रहे हैं और वार्निंग लाइट्स होती हैं जहाज़ के अंदर कि फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई, ठीक है। तो अब आपने टेक ऑफ अबॉर्ट करना है, एक ख़ास स्पीड है उसके बाद आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर जहाज़ रुकेगा नहीं। तो आपने कब डिसीजन लेना है कि मैंने टेक ऑफ कंटिन्यू करना है या अबॉर्ट करना है। फिर आफ्टर टेक ऑफ, जैसे ही मैंने टेक ऑफ किया मेरा इंजन फ्लेम आउट हो गया और अब जहाज़ जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है। इजेक्शन सीट उसमें मुशाक में नहीं है, बाकी तो चलें बंदा कहता है कि इजेक्ट कर जाऊँगा, अब आपने क्या करना है, ठीक है। इस तरह मतलब करते करते फिर हाइड्रोलिक
अगर है जहाज़ में, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फिर उसके बाद उसका जो अगर रडर जो है वो ख़राब हो गया, जिसका डायरेक्शनल कंट्रोल आपको यॉ कहते हैं हम उसको, कि राइट लेफ़्ट इस तरह, हर किसी का अपना अपना मतलब एक इमरजेंसी का। फिर खुदा ना खास्ता बर्ड हिट हो गई है तो आप कंट्रोलेबिलिटी चेक्स करते हैं कि अच्छा मैं लैंडिंग पे आऊँगा, जब मैं स्पीड स्लो करूँगा लैंडिंग के लिए तो जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा। तो आप एरिया में जाके और सिमुलेट करते हैं कि अच्छा मैं स्लो करके देखूँ कि जहाज़ कंट्रोलेबल है या नहीं। अगर है तो फिर आप आएंगे लैंड करेंगे, अगर नहीं है तो उसके अपने प्रोसीजर्स हैं। तो ये मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की कि ये अभी हमारी फ्लाइंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, इमरजेंसी से कोई इसके बाद आपका आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना, वो फिर हम आखिर में हम देखते हैं कि हर जो बेस होते हैं, जैसे ये रिसालपुर एकेडमी में ना, फिर आपके ट्रेनिंग एरियाज़ होते हैं कि अच्छा ये रिसालपुर है, यहाँ पे पेशावर है, यहाँ पे मर्दान है, ठीक है, और ये दरमियान में एरियाज़ हैं 1 से लेके 20 तक 20 एरियाज़ हैं। तो हर एरिया में आपने कि आज मुझे एरिया 1 मिला है तो आपको एरिया 1 की बाउंड्रीज़ पता होंगी, क्योंकि साथ एरिया 2 में जो है ना, हो सकता है कि समीम भाई ऑपरेट कर रहे हो, तो वो अगर मैं उस एरिया में जाके खुदा ना खासा कुछ करके, तो आपने अपनी एरिया बाउंड्री का ख्याल रखना है। वो अब एक नई चीज़ होती है कि अब आपने याद कर लिया कि अच्छा एक गाँव है दुसहरा और एक गाँव है निसाता, मर्दान के पास हैं ये दोनों। तो आपसे किसी ने पूछा कि एरिया 1 की बाउंड्रीज़ क्या, तो आपने फ़र्क बता दिया कि जी ये दुसहरा टू निसाता मिसाल के तौर पर। अब आप हवा में गए और हवा में सारे ही दुसहरे निसाते हो गए और आपने कहा ये क्या है, और अब उसने पूछा हाँ बेटा बताएं दुसहरा कौन सा है, और अब आपको 6 गांव नज़र आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि इसमें से दुसहरा कौन सा है। तो वो अगेन एक नया मसला आ गया। तो इसलिए हमारा जो पहला मिशन होता है ना, उसको हम कहते हैं एरिया फैम, एरिया फेमिलियरिटी की। उसके अंदर आप बैठे, साथ आपके इंस्ट्रक्टर बैठते हैं, IP और SP, इंस्ट्रक्टर पायलट और स्टूडेंट पायलट। तो अब आप जहाज़ में जाके बैठते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर पायलट जो है वो प्रॉपर एक, जैसे मैं बाद में इंस्ट्रक्टर बना, अभी तक मैं कैडेट हूँ, तो बाद में तकरीबन 4.5 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज इंस्ट्रक्टर गुजारे। तो आपके सीनियर्स होते हैं, वो फ्लाई लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, जो भी उनके रैंक होंगे, वो आपको लेके जाते हैं और टेक ऑफ के बाद आपको दिखाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये वाला एरिया है, ये निशानी याद रखना, ठीक है, यहाँ से ये रोड आ रही है, ये मेन रोड है जो आगे पेशावर को जाती है, ये वो मोटरवे है, ठीक है, ये यहाँ से आपको ये नज़र आ रही होगी, ये रोड यहाँ दरमियान में जो जा रही है, ये आगे जाके मेन उस तरफ जाती है जो मालाकंड और उस तरफ। तो एक आपके जहन में ना एक वो नक्शा बन जाता है, वो एरिया सारा, और वो डिफरेंट है। मतलब एरिया फैम जैसे बाद में जब आप किसी और बेस पे या कहीं जाएंगे तो वो आपको एरिया बाउंड्रीज डिफरेंट होंगी, तो वो हर किसी का अपना अपना। अब आपका पहला मिशन हो गया, आपने लैंड किया, और अब पायलट अभी तक जो है वो आप नहीं बने। तो दूसरा जो है ना मिशन, उससे असल में मतलब काम मैं कहूँगा कि शुरू होता है कि उसमें फिर आपको बताया जाता है कि यूँ जहाज़ उड़ाना है। फिर वो अब उसको कहते हैं डेमो फॉलो प्रैक्टिस। तो पहले मैं आपको डेमो दूंगा कि हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं साथ भी कहूँगी ये देखो ये मैंने लूप करना है, तो ये मैं ऐसे जाऊँगा, इस स्पीड पे जाऊँगा, मैं जहाज़ खींचूँगा और ये लूप करके यूँ आ गया, ठीक है। फिर मैं कहूँगा जो कंट्रोल स्टिक्स है ना वो दोनों के पास होती हैं, तो डुअल कंट्रोल्स के साथ ना मैं कहूँगा फॉलो करो, मतलब आपने कंट्रोल्स पकड़ लेने हैं, ठीक है, लेकिन आपने इनपुट नहीं देनी, आपने सिर्फ फील करना है कि अच्छा अभी मेरा हाथ अगर स्टिक पे है, कब मैंने स्टिक पीछे की, कब मैंने रोल करने के लिए लेफ़्ट की, कब मैंने दोबारा आगे की, तो आपने फॉलो कर लिया कंट्रोल्स पे। उसके बाद जो है ना डेमो फॉलो के बाद आप कहते हैं प्रैक्टिस के, ओके जी यू हैव द कंट्रोल्स। अब वो जो नॉन फ्लाइंग पोस्चर होता है कि आपने ऐसे करके बैठ जाना है, और फ्लाइंग पोस्चर होता है कि आप इस तरह बैठे हुए हैं, लेफ्ट हैंड ऑन थ्रॉटल और राइट हैंड ऑन कंट्रोल स्टिक। अब उन्होंने कहा, इंस्ट्रक्टर ने कहा ओके अली हमज़ा यू हैव द कंट्रोल्स, अब आपने डेमो फॉलो कर लिया, अब आप करके दिखाएं। और अली हमज़ा ने किया और वो पता नहीं दुनिया घूम गई, और वो हम ऐसे करके, और अब वो इंस्ट्रक्टर डिपेंडिंग अपॉन उनका मिजाज और सख्त हैं तो वो फिर मार भी पड़ जाती है, और उसके अलावा भी सख्त बातें भी, और अगर थोड़े नरम हैं तो वो फिर अच्छा बेटा कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं। ये आपकी किस्मत है कि क्या मिले आपको, मैं नहीं बताऊंगा मुझे कैसे इंस्ट्रक्टर मिले, लेकिन बहरहाल मैंने हाँ बस हम समझ रहे हैं, बस ठीक है। अच्छा तो वो खैर बहरहाल, तो यहाँ मैं अब अगेन फास्ट फॉरवर्ड करूँ क्योंकि फिर पता नहीं शायद अब बात ज़्यादा वो कहें कि अच्छा सर हमने तो सोचा था कि आप हमें मज़े मज़े की बातें बताएंगे, आप तो बोर करना शुरू हो गए कि 12 मिशन आपको मिलते हैं एरिया फैम से लेके, और CD12 हम इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस डुअल, CD 1 2 3 4 करके 12वें मिशन पे आपने एक तरह से उसके बाद आपने सोलो जाना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली पहला जो कट लगता है ना कि सस्पेंड हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वही मैंने कहा कि लायक या ना लायक का कोई मसला नहीं है, आप इन्फिनिट तो दे दें किसी को भी तो वो तो शायद पता नहीं आप किसी चिंपैंजी को भी 150 200 250 मिशंस के बाद जो है ना वो टेक ऑफ लैंडिंग सिखा दें, लेकिन गरीब कौम है, इतना पेट्रोल हम नहीं जला सकते। तो 12 मिशंस के बाद वो इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि अगला मिशन सोलो चेक इसको देना है या नहीं। 13 मिशन पे जब आप जाते हैं ना तो वो सोलो चेक है कि आपके साथ एक सीनियर इंस्ट्रक्टर आके बैठ गया और वो बस बैठा हुआ नॉन फ्लाइंग पोस्चर में, और सब कुछ आपने करना है। आप आए,
आपने एक्सटीरियर इंस्पेक्शन की प्रॉपर एज अ पायलट, अब जी आप कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट हैं, और 12 घंटे के बाद तकरीबन, ठीक है, 2 हफ्ते कर लें, 3 हफ्ते, क्योंकि डेली फ्लाइंग हो सकता है डेली हो रही हो, कभी कभी दिन में 2 मिशन भी हो जाते हैं, कभी एक हुआ, कभी किसी दिन आप नहीं भी फ्लाई करते, तो ऑन एवरेज महीना 1.5 महीने के बाद आपके 12 मिशन लेट से हो गए। अब आप आए, सब कुछ आपने करना है, और तकरीबन मतलब आपकी 19-20 साल एज होती है इस टाइम पे, ठीक है, 18 साल की उम्र में आप जाते हैं। और अब जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है या आपने मेहनत नहीं की हुई, तैयारी नहीं की हुई, फॉर एनी रीज़न, अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको द मार्क नहीं है, तो वहाँ पे आपका सोलो चेक जो है वो फेल हो जाता है। वो आपसे 3-4 दफ़ा लैंडिंग करवाएगा, टच एंड गो आप कहते हैं, घूम के आया, टच एंड गो किया, फिर दोबारा उठाया, फिर गया, फिर वो इमरजेंसीज देता है दरमियान में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब जहाज़ को नहीं पता इसमें जो पायलट बैठा हुआ है उसके 10,000 घंटे का एक्सपीरियंस है, 60 साल उम्र है, या वो 19-20 साल का जो है ना एक लौंडा टाइप खूबरू नौजवान 12, हाँ चलो मैंने लौंडा का आपने ज़रा इज्जत दी थी तो वो जो कैडेट है उसके जो 12 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो अगर खुदा ना खास्ता आफ्टर टेक ऑफ उसने जाना है और उसने एक चक्कर लगा के आके लैंड कर जाना है पहली सोलो, उसमें कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो फिर आपने उसको वो प्रैक्टिस एमरजेंसीज देते हैं, ठीक है, आफ्टर टेक ऑफ उसने थ्रॉटल पीछे कर दिया, ओके जी आपका इंजन फ्लेम आउट हो गया। अब उसके कुछ स्टेप्स हैं कि क्योंकि एजेक्शन सीट है नहीं उसमें, तो आपने एक फील्ड सेलेक्ट किया खेत कोई, और आपने उसमें करके कि जी मैं यहाँ उतार दूंगा यहाँ, तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करके कि वो कहता है जी ठीक है। तो अगर सोलो क्लियर हो गई तो वो आता है, रनवे क्लियर करता है, रनवे के बाद वो कहता है कि जी कैनपी खोल के उतर जाता है, और आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अकेले ले जाते हैं। अगर वो कहता है, समझता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो वो आता है, कहता है जी सोलो चेक आपका जो है वो फेल हो गया, एक आध मिशन आपको फिर और मिल जाता है, फ्लेक्स कहते हैं हम उसको, 1-2 करके, और अगर आप उसमें इम्प्रूव कर जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर फाइनली वो कहते हैं कि सॉरी बेटा, मतलब हम इससे ज़्यादा मिशन दे नहीं सकते, तो आप फ्लाइंग से सस्पेंड होकर ग्राउंड ब्रांचेस में चले जाते हैं, एयर डिफेंस या कुछ इंजीनियरिंग में भी जाके कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली 4 साल की, और नेविगेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं फ़्लाइंग में आई वाज गुड, और मैं जैसे मैंने कहा ना फिज़िकल और थोड़ा लेजीनेस और वो अलग अपनी जगह, उस पर मैंने काफ़ी मेरे इश्यूज़ थे, लेकिन पढ़ाई और फ्लाइंग में आई वाज वेरी गुड। तो मेरा सोलो चेक हुआ, वो पास हो गया। सर ने जो है ना वो थोड़ी सी सलवातें हमें सुनाई, उल्लू के कान हो तुम, और क्योंकि वो अब मुझे एक वाक़या याद है, सर जवाद थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि सर सोलो चेक ले रहे थे, और अब ये रनवे है ना, तो अब आपने आना है घूम के और ऐसे इसके साथ अलाइन होना है। तो मैं थोड़ा सा मैं ओवर शूट कर गया। अब ओवर शूट करके आपने अगर उसको यहाँ पे वापस ज़्यादा टर्न किया ना, आप 30 डिग्री से ज़्यादा आपने टर्न नहीं करना स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जहाज़ स्टॉल हो के खुदा ना खासा ही हो। तो हम ज़रा थोड़ा सा ज़रा वो ज़्यादा खूबरू थे, तो हमने ज़रा 45 डिग्री डाल के ना वापस करके, तो सर के वो वर्ड मुझे उल्लू के कान हो तुम, क्योंकि वो बड़े नफीस शाइस्ता किस्म के इंसान थे, तो वो बाकी लोगों के जैसे मैंने बताया कि हर किसी का अपना अपना मिजाज। तो सर ने कहा ये वाली हरकत मत करना, और अगर हो भी गया ओवर शूट तो बेशक गो राउंड कर जाना, दोबारा आके लैंड कर जाना। और सर ने मेरी सोलो क्लियर कर दी, मैं आया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कर ली। इसमें एक चीज़ जो मैं सिर्फ और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे शुरू में सच्ची जो बात है कि लैंडिंग से डर लगता था, ठीक है। तो मेरी लैंडिंग से डर लगता है? लैंडिंग से लगता है आपको, क्योंकि मतलब टेक ऑफ में बड़ा मज़ा आता है, फ्लाइंग में बहुत मज़ा आता है। जब वापस आ रहे होते हैं ना और रनवे ऐसे बड़ा होता जा रहा होता है, तो आपको होता है अच्छा यूँ जाऊँगा, क्योंकि सिखाया ही आपको ये जाता है कि यार तुमने वहाँ पर टक्कर मारनी है। शुरू में यूँ आप जा रहे हैं टक्कर मारनी है। अब टक्कर से पहले आपने जहाज़ सीधा करना है और यूँ कर लेना है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कब सीधा करना है और टक्कर के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा ना, तो मैंने ना वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, वो भी मतलब ही सर्विंग, और वो उस टाइम जो है वो स्क्वाड लीडर थे। तो सर ने जो है ना वो कहा कि यू हैव द कंट्रोल्स, और मैं आया इसी तरह, और मैंने ना ऐसे करके ना मैंने कहा सर यू हैव द कंट्रोल्स। सर ने कहा ओके आई हैव द कंट्रोल्स, और फिर सर ने लैंड करा दिया। तो क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं। अच्छा दोबारा सर ने कहा ओके, फिर मैंने टेक ऑफ किया, फिर मैं गया घूम के साथ, बाकी सारा कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर मैं आया लैंडिंग पे, और जैसे ही रनवे थोड़ा और करीब है तो मैं कहा सर यू हैव द कंट्रोल्स। सर ने फिर कंट्रोल्स पकड़े, फिर सर ने लैंड कराया। सर ने कहा ये क्या मजाक चल रहा है। 5वां या 6वां मिशन था, मुझे अब याद नहीं है, ठीक है। और सर ने कहा इस तरह तो भाई फिर मतलब बाकी बहुत अच्छी फ्लाइंग है और लैंडिंग नहीं कर सकता, तो फिर सोलो जाहिर बात है, क्योंकि जो जिसने टेक ऑफ किया है उसने वापस तो फिर आना ही है। तो लैंडिंग सबसे मुश्किल, या फिर ये कि आप अभिनंदन हो। हाँ अभिनंदन हो, बिल्कुल ठीक है। फिर वापस जाएंगे आप बाय रोड। मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा मसला था। नहीं वो जो है ना बेसिकली वो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो जो है ना कंटिन्यू करें। हाँ चले मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे अब क्या हुआ। फिर फाइनली जो है ना सर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसी की तैसी। फिर वो मारने वाले नहीं थे सर, बाद में मुझे जो इंस्ट्रक्टर्स मिले वो होते तो शायद मार के भी सिखा देते, लेकिन वो सर ने एक नया तरीका निकाला कि जब इस दफ़ा हम आए ना, तो सर ने जो है ना अपने सर ने कहा ये देखो मेरे हाथ, और सर ने ऐसे ना यहाँ सामने डैशबोर्ड पे हाथ रख लिया, और सर ने कहा मैं यहाँ से उठाऊँगा नहीं, ठीक है, ये हाथ यहाँ से नहीं हिलेंगे,
बस या तू लैंड कर दे या फिर अल्लाह की मर्ज़ी, फिर मर जाएंगे दोनों, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ और वही उसी तरह जो एक ख़ास एक वो ना एक किसी चीज़ का ना आपको फियर, एक फोबिया हो जाता है थोड़ा सा। तो वो मसला इतना कोई नहीं था, लेकिन बस वो एक दिल में डर शुरू में बैठ गया कि यार मैं तो मेरे से नहीं होगा और हम सीधा जाके अंदर ज़मीन में लग जाएंगे। तो मैंने कहा यू हैव द कंट्रोल। तो उसमें आपको मरने से डर इतना नहीं लग रहा था जितना आपको अपने वो उससे फेलियर से कि यार ये भी बेचारा साथ जान से जाएगा, वो तो भाभी बच्चे भी हैं और हम तो चलो अभी 19-20 साल के सारा कुछ ना। तो उसमें आपको थोड़ा सा वो होता है कि यार मैं मतलब मैंने जैसे कहा कि वो मरने से ज़्यादा आपको उसका एक होता है कि यार मैं इनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरूँगा, और पता नहीं क्या क्या जहन में चल रहा होता है, कौम ने इतने पैसे लगाए और हम जो है ना सारा कुछ। तो मैं जा रहा हूँ और मैंने कहा सर यू हैव द कंट्रोल्स, और सर ने ना ऐसे ना करने का ना मैं फिर देखा, मैंने कहा सर तो नहीं पकड़ा, अब किसी ने तो उड़ाने, मैं फिर जा रहा हूँ और रनवे और करीब आ गए। फिर सर यू हैव द कंट्रोल, सर कहा नहीं बैग सर वो हाँ सर मार दे कोई मसला नहीं बैग ठीक है। बहरहाल खैर वही ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब सर ने देख लिया था कि अच्छा इसके बेसिक्स क्लियर है और सारा वो। मैं आया, मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने सीधा किया, लैंडिंग हल्की सी वो बम्पी हुई और लेकिन सेफली जो है ना आराम से नीचे पहुंच गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डर खत्म हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा हाँ अब कोई मसला नहीं। उसके बाद सर ने कहा हाँ अब मैंने आई हैव द कंट्रोल फॉर, मैंने कहा नहीं सर अब मैं ही करूँगा। तो वो उसके बाद वजह से 7वां-8वां मिशन था, अगले 2-3 हुए वो भी अच्छे हो गए और फिर सोलो चेक हो गया। और फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कौन सा होता है? ये वही सुपर मुशाक, मैं अभी उसी की बात कर। फिर ये बेसिकली मैं अब फास्ट फॉरवर्ड करके कि 6 महीने की आपकी फ़्लाइंग होती है, उसमें आप उस फ्लाइंग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुश्किल से मुश्किल के शुरू में सिर्फ टेक ऑफ लैंडिंग है, फिर मैनूवर्स भी करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेविगेशन आ जाती है, इस तरह की चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका, हम उसको कहते हैं फाइनल हैंडलिंग टेस्ट। तकरीबन 50 आवर्स के बाद 6 महीने का वो पूरा FHT में आप जाते हैं। FHT आप में उसमें आप सारी मुश्किल चीज़ें सारा कुछ करके वो अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अगली टर्म में चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग, वो जेट फ्लाइंग होती है। अब वो जेट इंजन बिल्कुल एक कहाँ पंखे वाला जहाज और वो बिल्कुल डिफरेंट और उसके कंट्रोल्स भी डिफरेंट। उसमें हमारे पास 2 हैं, T-37 है और K-8 है। ये जो शेरदिल्स फ्लाई करते हैं ना वो K-8 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है, और एक T-37 है, उसमें साइड बाय साइड सीटिंग है, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट साथ बैठते हैं। और जो K-8 है उसमें टैंडम है, आगे एक कॉकपिट में स्टूडेंट है और पीछे उसमें इंस्ट्रक्टर है। तो वो हमारे पास तकरीबन मतलब दोनों में यानी कि थोड़े से K-8 हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं कि अच्छा इतने पायलट्स K-8 पे चले जाएं, इतने T-37 पे चले जाएं। मैंने T-37 पे की थी तो हम T-37 पे चले गए। वहाँ पे उसकी फिर 1 साल की बेसिक फ्लाइंग है, उसमें 120 आवर्स होते हैं और वही सारी चीज़ें दोबारा से कि उसके एरियाज़ डिफरेंट हैं। तो पहला एरिया फैम और वो मैं अब सारा रिपीट नहीं करूँगा। और उसमें फिर आपकी टेक ऑफ लैंडिंग फिर वो डिफरेंट है, फिर उसकी इमरजेंसीज डिफरेंट हैं। फिर वो उसमें 2 इंजन है, डुअल इंजन है, तो उसके 2 थ्रॉटल हैं। तो उसमें फिर सिंगल इंजन इमरजेंसी भी, अच्छा अगर राइट इंजन फ्लेम आउट हुआ है तो राइट इंजन कट ऑफ करना है, और ऐसा ना हो कि आपका राइट इंजन फ्लेम आउट हुआ है और आप लेफ्ट थ्रॉटल कट ऑफ कर दें और जो इंजन चल रहा था वो खुद ही आपने पेश कर दिया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना, क्योंकि आप वो जो एज है ना वही है, मतलब अभी जैसे मैंने कहा ना वो 19-20 साल और तकरीबन उसी के अंदर। तो आप जितना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस और पढ़ाई करते हैं ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम इसको कहते हैं चेयर फ्लाइंग, कि आप बैठ जाते हैं आंखें बंद करके कि अच्छा जी ठीक है मैं जहाज़ में हूँ, मैं यूँ जाऊँगा, टेक ऑफ करूँगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, अच्छा सामने पहाड़ नज़र आएंगे वो वाले, ठीक है, तंगी हिल्स हैं, फिर वो ये है, फिर वहाँ पे एरिया रुस्तम है, फिर ये है, ठीक है सही है। जितना आप ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ज़्यादा जो है ना वो आप कंफर्टेबल होते हैं। वो अगर आप मतलब जल्दी अच्छा बस ठीक है सुबह देखा जाएगा, तो वो जितनी चीज़ें, क्योंकि जहाज़ में चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही होती हैं ना कि हम कहते हैं कि यू शुड बी अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अभी अगले 2-3 सेकंड में क्या होने वाला है। अगर आप रिएक्टिव हो गए ना कि स्पीड जो है वो 200 नॉट्स रखनी थी और 210 हो गई, तो उसके बाद अब आप पीछे कर रहे हैं, इतनी देर में आपने बाहर देखना था कि मेरा चेक पॉइंट आ रहा है, वो मिस हो गया। फिर इतनी देर में इंस्ट्रक्टर भी साथ साथ कुछ ना कुछ कह रहा होता है कि यार वो फ्यूल देखो, ये करो, वो करो। फिर पीछे से RT कॉल्स ATC वाला कुछ पेश कर देता है, कॉल साइंस होते हैं आपके। मेरा वैसे कॉल साइन बाद में फ़ाइटर फ्लाइंग में खालिद था, हज़रत खालिद बिन वलीद मैंने रखा, और वो खालिद लीडर, खालिद 1 2 3 4 वो सारा उस टाइम आपके ये नंबर्स में होते हैं 201 202 इस तरह करके ना। तो वो अब आपको कह रहा है 203 कुछ भी, उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और आप क्योंकि इतना वो पढ़ूछ था तो वो पीछे से फिर एक पढ़ाता है इंस्ट्रक्टर का कि कुछ कह रहा है, फिर आप उसे दोबारा पूछते हैं, फिर वो दोबारा रिपीट करता है, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप उसे दोबारा करके इतनी देर में जो 4 काम और करने थे, क्योंकि जहाज़ देखें ये वो नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है, मुस्तकिल। तो वो जो चीज़ मिस हो गई ना वो हो गई। तो अगर मैंने जैसे कहा कि इफ़ यू आर नॉट अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट ना, तो वो चीज़ें पाइल अप करते करते 5-10 मिनट के अंदर जो है ना आप ओवरवेलम होके ना, और लिटरली आपके ना बस हाथ पाँव जो है ना वो फूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते हैं ना कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर उसमें क्लोज फॉर्मेशन आ जाती है इसमें जो जेट में ना, जैसे उसमें मुशाक के बाद आप आए तो अब नए मिशन आ गए, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग आ गई।
इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के अंदर है जी कि बाहर बादल है, रनवे नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे ये विजुअल सारे जो है ना कि ये मर्दान है और ये है और ये नौशहरा है और ये सारे गायब हो गए। अब मैंने वापस तो आना है, लैंड तो करना है, तो उसमें फिर आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि आपका वहाँ पे जो रनवे के ऊपर बीकन लगा हुआ है तो वो नीडल बीकन की तरफ जाएगी, इस साइड पे आऊँगा, यहाँ से ऐसे टर्न करूँगा, पूरा एक लेट डाउन का एक प्रोसीजर है। वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग हो गई। फिर उसके बाद क्लोज फॉर्मेशन, उसके 16-17 मिशन होते हैं और वो आपने करके आखिर में फिर आपने पूरा दिखाना होता है कि राइट विंग पे, फिर आपने लेफ़्ट विंग पे, फिर नीचे स्लॉट में, फिर टर्न्स, फिर सब कुछ करके जो है ना वो, तो वहाँ से आपकी वो प्रैक्टिस कर करके और फिर FST होती है 120 घंटों के बाद, वो अगर आपकी हो जाए तो अब आप फाइनली पायलट बन गए हैं। फिर आपकी पासिंग आउट परेड होती है, वो आपको विंग्स लगते हैं, फाइनली वंस यू हैव अर्नड योर फ्लाइंग इंसिग्निया जो बैज है, तो आप कमीशन पायलट बन जाते हैं। तो ये 3 साल को तकरीबन मैंने जो है ना वो कोशिश की है कि, और कहानी अभी इसके बाद शुरू हुई है। अभी तो आपने अभिनंदन से मुकाबला करने की तैयारी करनी है। अभी तो आप सिर्फ पायलट बने हैं, फ्लाइंग ऑफिसर। फिर उसके बाद FCU फाइटर कन्वर्जन यूनिट, उसमें अब आपको यह है कि भाई आप पायलट तो टेक ऑफ लैंडिंग तो ख़त्म हो गई ना, ये तो आपको आता ही है। अब आपने इस जहाज़ को यूज़ करना है एज अ मशीन टू फाइट। अब आपने 2 जहाज़ों ने जाना है बैटल फॉर्मेशन के अंदर, आपने उसको देखना है, उसकी टेल क्लियर करनी है, उसने आपकी टेल क्लियर करनी है, फाइट करने आप जा रहे हैं, स्ट्राइक करना है, एयर टू ग्राउंड में, एयर टू एयर में डॉग फाइट करनी है। अब उस डॉग फाइट के मैनूवर्स हैं बेसिक फाइटर मैनूवर्स BFM, ठीक है, उसके अंदर आपकी मतलब 1 सर्कल फाइट है, 2 सर्कल फाइट है, और मतलब डिफरेंट चीज़ें। फिर आप फाइनली FCU, जब आप अगर अब यहाँ पे भी आप सस्पेंड हो सकते हैं क्योंकि यू मे बी अ वेरी गुड पायलट, कमर्शियल पायलट या इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में, लेकिन वो जो फाइटर फ्लाइंग है ना, क्योंकि अब यहाँ पे मसला ये होता है कि वही चीज़ है कि जी आप 300-400 नॉट 500 किलोमीटर्स पर आवर, लेट से 600 किलोमीटर्स पर आवर पे 2 जहाज़ आ रहे हैं, और ये अब तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर पर आवर का रेट ऑफ क्लोजर है। तो ये अब 4 किलोमीटर यहाँ है, 4 किलोमीटर ये, और ये बस ऐसे शपक करके मर्ज हो गया। उसके अंदर अब आपने देखना है उसने क्या किया स्प्लिट सेकंड के अंदर ना, राइट का टर्न किया, लेफ़्ट किया, ऊपर गया। अच्छा क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूँ, मैं नीचे चला जाऊँ, ऊपर चला जाऊँ, मैंने यहाँ से इधर रोल करना है, उधर रोल करना है, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस हैं, उन 3 ऑप्शन से बेहतर कौन सी है? अच्छा ये वाली है, चलो ठीक है, वो ऊपर गया, मैं भी उसके साथ ऊपर जाता हूँ। अब ऊपर गया, मेरा डिसीजन, इसके बाद काम शुरू होगा जो मैंने प्रैक्टिकली करना है। कि अब वो जो मैंने प्रैक्टिकल मैनूवर किया है ना कि मैंने भी जूम करना है, तो मैंने जूम अच्छी की, बुरी की, मैंने उससे ज़्यादा हाइट गेन की, कम गेन की, उससे पहले जो आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो आपके मतलब सेकंड्स भी आपको मतलब मैं 2 से 3 सेकंड अगर मैं कहूँ ना कि आप सोच लें 2 सेकंड भी, तो मतलब इतना टाइम नहीं होता। तो वो आहिस्ता शुरू में मुश्किल होता है, आपको नहीं समझ आती वाकई यार ये क्या हो रहा है। बट फिर आप जैसे मैंने कहा मेहनत करके और आहिस्ता आप जितना करके, तो आपका दिमाग जो है ना वो ट्यून हो जाता है, और आपको वाकई आपके लिए होता है कि हाँ यार 5-10 सेकंड मतलब इट्स मोर देन इनफ कि यूँ गए, ऐसे किया, यहाँ से मैंने यूँ घुमा और बस कोई गलती मैंने कर दी तो वो मुझे मार देगा, उसने कर दी तो मैं उसको मार दूंगा। 10-15 सेकंड में सारी कहानी जो है वो। इसमें सर एक लाइटर चीज़ ऐड कर दूं कि जो जितनी मैनेजमेंट ये बता रहे हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई होगी। नहीं ये खैर यहाँ से भी फोन आ रहा है, यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, इस पे हम हैंड्स अप हैं क्योंकि हाँ उसके अंदर जो है ना वो ये है कि आपकी जो है ना वो इसको हम कहते हैं कि डिवाइडेड अटेंशन ना, कि मल्टीटास्किंग तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब आप टीवी भी देख रहे हैं, साथ साथ मोबाइल पे भी, साथ साथ बेगम की बात भी सुन रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो है ना, उसमें ये वाला जो फैक्टर है ना कि बेगम नाराज़ हो गई कि नहीं आपने मेरी बात बेशक सुनी तो है लेकिन साथ पहले टीवी बंद क्यों नहीं किया। इसका तो पायलट नॉन पायलट इसका तो जहाज़ तो बंद नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, बस ठीक है। तो खैर ये इसके बाद फिर FCU के बाद ये भी K8 पे होता है, K8P पे आपने किया जो अब आप फाइटर्स पे चले गए आगे। फाइनली आप फाइटर पायलट जो है ना अभी बने नहीं है लेकिन बनने के लिए तैयारी के लिए चलेंगे। उसको हम कहते हैं OCU, ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट। वो आपका डिपेंडिंग अपॉन, मैंने F7 पे किया था और F7 OCU। अब आजकल जैसे मिराज, GF17, F16 जिसके भी आप OCU में चले जाएं, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ 1 साल की फिर ट्रेनिंग होती है। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार जब एक गाड़ी चलानी सीख ली है, चाहे होंडा है, चाहे टोयोटा है, चाहे सुजुकी है, तो अब तो आप सारी चला लेंगे। तो मैं कहा नहीं अब ये ऐसे नहीं होता, हर जहाज़ का डिफरेंट कन्वर्जन होती है। तो अब आप जिस पे भी जाएंगे ना उसका अपना 6 से 8 महीने का कम अज़ कम, साल भी लग सकता है लेकिन रफली 6 to 8 मंथ्स आपको लगते हैं कोर्स के, कन्वर्जन कोर्स के। तो जब भी आप नए जहाज़ पे जाते हैं तो आपने उसकी कन्वर्जन करनी होती है। तो F7 पे गए, F7 OCU किया, उसमें फिर एयर टू ग्राउंड फायरिंग भी होती है। उसमें फिर प्रॉपर जो है ना आपकी मिसाइल्स, मतलब एक्चुअल तो फायर नहीं करते लेकिन जो आपकी सिमुलेटेड कि आपने जनाब वो डॉग फाइट करके आपका हेड होता है सामने, वो हेड्स अप डिस्प्ले जिसमें वो मिसाइल सर्कल, उसके अंदर आप ले आए, आपने बटन दबा दिया तो वो किल आपको अवार्ड होगी, इस तरह करके ना वो चीज़ें सारी प्रॉपर मतलब फाइटर फ्लाइंग। यहाँ पे भी अगर आपने अच्छी कर ली तो ठीक है, ना की तो फिर
सस्पेंड हो जाएंगे यहाँ से भी अजान? सर एक अब इससे हम आगे बढ़ेंगे ना उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में इसको यहाँ रोकते हैं, फिर हम ज़रा ऑपरेशन सिंदूर और इसकी तरफ आएंगे, तो वो उसके बारे में पूछेंगे। इसको फिर अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं जब तक।